नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात होगी फर्स्ट फेज की बिग फाइट की, क्योंकि बदलते मौसम के साथ देश में सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। पहले दौर का चुनाव, इसकी वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और पहले दौर के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सरगर्मी है उत्तर प्रदेश में और पहले दौर में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज फर्स्ट फेज की फाइट में सबसे पहले आपको यूपी की 8 सीटों के सियासी समीकरण का लेखा जोखा हम बताएंगे और यह दिखाएंगे किस सीट पर लड़ाई कितनी तगड़ी है। दिल्ली के लिए बड़ी फाइट, हर सीट पर मुकाबला टाइट। पहले फेज की तैयारी पूरी, 102 सीटों पर घमासान भारी। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, नामांकन डन, लड़ाई आर पार। (543 सीटें, 7 चरण, 17 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 80 दिन, करीब 97 करोड़ मतदाता, 12 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। 7 फेज के पूरे चुनावी घमासान के लिए पार्टियों ने भी कमर कस ली। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने और दोनों ही दलों की तरफ से चरण दर चरण उम्मीदवारों के ऐलान के साथ नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल को कराया जाएगा, जिसमें 21 राज्यों के 102 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले फेज में राज्यवार सीटों की संख्या की बात करें तो पुडुचेरी 1 सीट, मध्य प्रदेश 6 सीट, अरुणाचल प्रदेश 2 सीट, छत्तीसगढ़ 1 सीट, राजस्थान 12 सीट, त्रिपुरा 1 सीट, पश्चिम बंगाल 3 सीट, मिजोरम 1 सीट, मणिपुर 2 सीट, असम 5 सीट, जम्मू कश्मीर 1 सीट, सिक्किम 1 सीट, उत्तराखंड 5 सीट, नागालैंड 1 सीट, मेघालय 2 सीट, महाराष्ट्र 5 सीट, बिहार 4 सीट, लक्षद्वीप 1 सीट, तमिलनाडु 39 सीट, उत्तर प्रदेश 8 सीट, अंडमान निकोबार 1 सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव से पहले 30 मार्च तक कोई भी उम्मीदवार अपना पर्चा वापस ले सकता है। यहां आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की कई हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी की गलियों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने भी यूपी की 80 सीटों पर चुनाव के लिए पूरे 7 फेज का इस्तेमाल किया है। पहले फेज में यूपी की लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां 19 अप्रैल को 8 सीटों पर चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कैराना और रामपुर सीटों पर चुनाव होंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में पीलीभीत की सीट सबसे हॉट सीट बन गई, क्योंकि बीजेपी ने वरुण गांधी का पत्ता साफ कर दिया है और कुछ साल पहले कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से कुर्मी बिरादरी पर दाव लगाया है और भगवत शरण गंगवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। मेनका गांधी और वरुण गांधी के लोकसभा क्षेत्र के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले पीलीभीत में इस बार मुकाबला कांटे का है। पीलीभीत को यूपी का पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए सिखों ने इसे आबाद किया। आपको बता दें कि पीलीभीत लोकसभा की सीमाएं नेपाल, उत्तराखंड से जुड़ी हुई। लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली इसके पड़ोसी जिले। बहेड़ी क्षेत्र छोड़कर पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र की आबादी 25 लाख के आसपास है और कुल वोटर 18 लाख से ज्यादा है। जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 लाख के आसपास मुस्लिम आबादी है, किसान 3 से 4 लाख के बीच हैं और कुर्मी वोट लगभग 2 लाख है। वरुण गांधी ने पिछली बार तकरीबन 2.5 लाख वोटों से ये सीट जीती थी।
अब जितिन प्रसाद क्या जीत के इस लीड को बढ़ा पाते हैं या फिर बीजेपी ये सीट गंवा देती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी और स्वतंत्र देव जी हमारे साथ हैं। सबके आशीर्वाद से यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी का पीलीभीत की प्रतिष्ठित लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल है 10 वर्ष का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कामों का, नए भारत का निर्माण और दूसरी तरफ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल आप देखिएगा, प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पहले फेज के इलेक्शन में यूपी की बिजनौर लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। बिजनौर लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन यानी 1991 के बाद से बीजेपी यहां कुल 4 बार अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है, जबकि 2 बार ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में और 1 बार राष्ट्रीय लोकदल के खाते में भी जा चुकी है। वर्तमान समय में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। अगर बिजनौर सीट की अहमियत की बात करें तो इस सीट पर 1 बार लोकसभा की अध्यक्ष रही मीरा कुमार और 1 बार खुद बसपा सुप्रीमो मायावती भी यहां पर जीत हासिल कर चुकी हैं। बीएसपी के कब्जे वाले बिजनौर के लिए सभी दलों ने जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की। बिजनौर से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। बिजनौर में जातिगत वोटर की बात करें तो करीब 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, जबकि तकरीबन 4 से 4.5 लाख के बीच दलित वोटर हैं। 1.5 से 1.25 लाख के करीब जाट वोटर हैं। इसके अलावा 50,000 से 75,000 के बीच में गुर्जर वोटर हैं और 50 से 60,000 के बीच ब्राह्मण वोटर हैं। वहीं इसके अलावा चौहान, त्यागी सहित कई अन्य जातियों का भी वोट इसमें शामिल है। इस सीट पर मुस्लिम दलित वोटर हमेशा निर्णायक रहा है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला इस भ्रष्टाचारी सरकार के साथ, और मुद्दा भ्रष्टाचारी मिटाने का है, संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है, एनडीए को हटाकर देश को बचाने का है। जनता से यही अपील है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। आपने देख लिया, ये सरकार महंगाई को लेकर आई थी, उन्होंने कितनी महंगाई बढ़ाई है। भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है देश को, युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करनी है। ये सरकार नौकरियां निकालती है, खुद एग्जाम कैंसिल कराती है, जिससे आरक्षण न देना पड़े, युवाओं को रोजगार न मिले, तो इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। यूपी के मुरादाबाद में भी मुकाबला इस बार चैलेंजिंग है। आजम खान के जिद ने अखिलेश को मुरादाबाद में अपना प्रत्याशी बदलने पर मजबूर कर दिया। समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन की जगह अब रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने फिर से कुंवर सर्वेश सिंह पर अपना दाव लगाया। आपको बता दें कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। मुरादाबाद में बने पीतल के सामान का निर्यात कई देशों में होता है, जिसके चलते मुरादाबाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब भी है। मुरादाबाद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो उसमें कुल 5 विधानसभाएं आती हैं। मौजूदा सांसद की बात करें तो डॉक्टर एसटी हसन समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद लोकसभा के सांसद हैं। हालांकि मुरादाबाद का इतिहास रहा है कि यहाँ हर लोकसभा चुनावों में अलग पार्टी का सांसद बनता है। 2019 में एसपी, 2014 में बीजेपी और 2009 में कांग्रेस से क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस बार मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा है। पार्टी की तरफ से पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन ने पर्चा भरा, लेकिन रात बीतते बीतते पार्टी ने रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बना दिया और एसटी हसन को चुनावी मैदान में सरेंडर करना पड़ा। सबसे बात हो चुकी है, कहना क्या चाहिए, आप सब लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए मुझे, और क्या। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से कराया है, आपने भी किस पार्टी से नॉमिनेशन कराया है? समाजवादी पार्टी से। तो क्या कहना चाहेंगी, 2 नॉमिनेशन हो चुके हैं इस सिंबल पे? देखिए, ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन करा। वो अधिकृत प्रत्याशी है और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे ना आए, जिसको चाहे ना। रुचि वीरा ही जैसे वो बता रहे हैं कि डीएम साहब ने उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफिशियली कैंडिडेट माना है। इधर मुरादाबाद में घमासान मचा था तो वहीं रामपुर में भी हालात वही थे।
रामपुर से समाजवादी पार्टी ने राजधानी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन आजम खान के करीबी असीम राजा ने भी अपना दावा ठोक दिया। खबर है कि सपा के प्रत्याशी को रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान का समर्थन नहीं मिलेगा। बता दें कि आजम खान के खासम खास आसिम राजा ने भी रामपुर से पर्चा दाखिल कर दिया है। आजम के इस कदम के बाद रामपुर का चुनाव काफी रोचक हो गया। नामांकन के आखिरी दिन आसिम राजा नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने साफ कहा कि वही रामपुर की सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं पार्टी के घोषित उम्मीदवार मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। रामपुर की जमीन को इसलिए भी चुना अध्यक्ष जी ने कि रामपुर में मौलाना आजाद मुजाहिद आजादी फ्रीडम फाइटर, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था पहली मर्तबा आज़ादी के बाद, और मौलाना आज़ाद उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, इमामत भी करते थे, सरपरस्ती करते थे। आज मैं उसी मस्जिद से सारे मुल्क के लिए अपने वतन अजीज रामपुर की सरजमीन से मोहब्बत का, प्यार का, अमन का, शांति का, खुशहाली का पैगाम लेकर आया हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से किया। दूसरे जो प्रत्याशी ने किया उनका आरोप है कि वो समाजवादी का सिंबल उन्हें मिला है। अब किसको क्या मिला है ये फैसला तो नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा 30 मार्च को, उसके बाद पता चलेगा। जनता में जो उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता समाजवादी के साथ खड़ी हुई है, आजम खान साहब के साथ खड़ी हुई है, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। वहीं आजम खान कैंप के नेता आसिम राजा ने भी रामपुर से पर्चा भरने के साथ ही ये साफ कर दिया कि राजनीति में कोई फैसले हमेशा के लिए नहीं होते। हमने कल बहिष्कार किया था, फैसले राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होते। इतनी बात तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। दूसरी बात ये, हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। कौन इलेक्शन के मैदान में होगा 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा, इसमें घबराने की आपने टाइटल सबमिट किया है, कोई बात नहीं। आसिम भाई रामपुर लोगों ने समाजवादी, अरे मैं कहता रहा हूँ 20 भर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आपको 30 तारीख को लिस्ट आएगी, फाइनल होगा। चुनावी आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो 1952 से 2019 तक के चुनाव में यहाँ पर काफी उलटफेर देखने को मिले। यहाँ से 10 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 3 बार एसपी और 1 बार भारतीय लोकदल ने जीत हासिल की है। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का दबदबा रहा है। यही वजह है कि रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को लेकर परेशानी का सामना कर रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में यूपी के कैराना में भी चुनाव होने। गुर्जर बहुल कैराना में हिंदू और मुसलमान वोटर्स की तादाद अच्छी है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने कैराना से गुर्जर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कैराना से एसपी ने इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को चुनावी मैदान में मौका दिया है। कैराना लोकसभा में 5 विधानसभा मौजूद हैं, जिसमें कैराना, शामली, थाना भवन, नुगुड़ और गंगोह विधानसभा सीट है। कैराना लोकसभा में जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 5.45 लाख के आसपास है। उसके बाद दलित वर्ग के तकरीबन 2.5 लाख वोटर हैं। कैराना में तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जाट वोटर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान यहां पर भाजपा कैंडिडेट ने करीब 75,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। लोकसभा की लड़ाई के लिए यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी अपने जाट चेहरे संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से आए जाट नेता चौधरी हरेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। 2013 के दंगे के बाद से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की मुख्य सीटों में गिनी जाती है, क्योंकि 2013 दंगे के बाद 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने सभी पार्टियों का एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया था। यूपी की सीटों में सहारनपुर सीट पर भी सबकी नजरें टिकी। समाजवादी पार्टी ने इस बार यहां से इमरान मसूद को उतारा है, तो बीजेपी ने राघव लखनपाल को मैदान में उतारा है। 1952 से लेकर 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव से लेकर 1996 तक इस सीट पर जनता दल या जनता पार्टी का कब्जा रहा। 2 बार की हार के बाद 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर यहां पर बाजी मारी थी। 1996 के बाद सहारनपुर सीट 2 बार बीजेपी, 2 बार बहुजन समाज पार्टी, 1 बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। और फिर 2014 में मोदी लहर के चलते 16 साल बाद यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। यूपी की नगीना सीट का चुनाव भी इस बार कई मायनों में खास है। नगीना से चर्चित दलित नेता चंद्रशेखर अपनी सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं। चंद्रशेखर नगीना से पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी ने ओम कुमार को टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है।
वहीं बीएसपी ने सुरेंद्र सिंह मेनवाल को अपना प्रत्याशी बनाया। नगीना लोकसभा सीट पर मुख्य रूप से दलित और मुस्लिम निर्णायक है। हालांकि यह सीट सुरक्षित सीट है, लेकिन इस सीट पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। नगीना लोकसभा सीट पर करीब 7.5 लाख वोटर मुसलमान हैं और दलित वोटर की संख्या भी लगभग 4.5 लाख के आसपास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फर्स्ट फेज के लिए महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेताओं ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार के सियासी रण पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देश का विकास हो रहा है तेजी से, जो बोल कर दिखाने का जिगर वो रख दे। पहले चरण के चुनाव के लिए महाराष्ट्र में घमासान तेज है। इस बार मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है और दोनों गठबंधन जीत के लिए कोई भी कोरकसर बाकी नहीं रखना चाहते। महाराष्ट्र में पहले चरण के चुनाव की बात करें तो 19 अप्रैल को रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली चिमूर और चंद्रपुर सीटों पर चुनाव होना है। नागपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बीजेपी ने तीसरी बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने नागपुर पश्चिम से मौजूदा विधायक विकास ठाकरे को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बुधवार को बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नामांकन दाखिल करने से पहले महाराष्ट्र के नागपुर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया। नामांकन दाखिल करने से पहले गडकरी ने अपने आवास पर पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। नागपुर विदर्भ का सर्वांगीण विकास, ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा संकल्प रहा है और टूरिज्म, इंडस्ट्री, आईटी, मिहान की डेवलपमेंट, नाग नदी का शुद्धिकरण और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नागपुर शहर को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करके एक ग्रीन शहर बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ। किसी भी स्थिति में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, पर मेरा प्रयास है कि जनता के सहयोग से जो उत्साह है और कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। महायुति और बीजेपी उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार ने बुधवार को चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी। विदर्भ से सुधीर मुनगंटीवार ने पहला नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले गांधी चौक पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में मुनगंटीवार के लिए महायुति की एक छोटी विजय रैली आयोजित की गई। चंद्रपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1980 से लेकर 1991 तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है और शांताराम पोर्ट दुखे लगातार 4 बार सांसद निर्वाचित हुए थे। 1996 में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई और हंसराज अहीर यहां से सांसद बने और इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला। 2004 से लेकर 2014 तक ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही और हंसराज अहीर यहां से सांसद रहे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से सुरेश नारायण धानोरकर को टिकट दिया और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को मात देते हुए जीत हासिल की। चंद्रपुर लोकसभा सीट 2019 में कांग्रेस के बालू धानोरकर ने जीती थी। धानोरकर की मृत्यु के बाद यहां कोई उपचुनाव नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा विधायक और धानोरकर की पत्नी प्रतिभा धानोरकर के नाम की घोषणा की है। यानी एक बार फिर चंद्रपुर सीट पर मुकाबला कड़ा है और एनडीए को जीत की उम्मीद है। हमने